कृषि सुधार के नए कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की मंगलवार को ही तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा समाप्त हो गई। सभी की नजरें अब गुरुवार को होने वाली अगले दौर की बैठक पर टिक गईं। वार्ता खत्म होने के बाद बाहर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज की बैठक में परस्पर समझ बनी है। किसानों के साथ अब चौथे चरण की वार्ता गुरुवार को होगी, जिसमें विस्तृत चर्चा होगी। वार्ता के दौरान सरकार की ओर से संयुक्त समिति के गठन के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वार्ता का कोई नतीजा आने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता जहां अपनी पुरानी बातें सुना रहे थे, वहीं सरकार की ओर से प्रेजेंटेशन देकर कानून के बारे में विस्तार से बताया जा रहा था। बैठक में 30 प्रमुख किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें ज्यादातर लोग पंजाब और हरियाणा के थे, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ सोम प्रकाश ने हिस्सा लिया। बैठक में कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल समेत कई और अफसर भी शामिल थे। किसानों के साथ वार्ता में जाने से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के बीच किसान आंदोलन का मामला सुलझाने को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। समझौता वार्ता में संयुक्त समिति बनाकर सभी मसलों पर रोजाना बैठक कर विचार करने के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि छोटे समूह में बैठकर किसी समस्या पर गहन विचार विमर्श करना आसान होता है, लेकिन किसानों का कहना था कि समिति के सीमित सदस्यों के साथ वार्ता की जगह सभी संगठनों के प्रतिनिधित्व हिस्सा लेंगे। किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य एसएसपी पर सरकार से पुख्ता भरोसा का आग्रह कर रहे थे। वही सोमवार को किसानों के समर्थन में क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता व पंजाबी अभिनेता युवराज सिंह, आप विधायक राघव चड्ढा भी सिंधु बॉर्डर पहुंचे। दूसरी तरफ निरंकारी मैदान में आप नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदिति अग्रवाल किसानों से मिलने पहुंचे। पंजाब के पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो सम्मान लौटा देंगे। किसान आंदोलन को लेकर जिस प्रकार से कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर तल्ख टिप्पणी की है, उस टिप्पणी का भारत सरकार ने पर क्या कहा, आइए जानते हैं। अपनी घरेलू राजनीति की वजह से भारत में जारी किसान आंदोलन के बारे में बयान देना कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कूटनीतिक लिहाज से भारी पड़ सकता है। भारत ने उनके बयान को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद और अनुचित करार दिया है। ट्रूडो पहले भी राजनीतिक वजहों से भारत के आंतरिक मसलों में दखलंदाजी कर चुके हैं, जिसका दोनों देशों के रिश्तों पर असर भी दिखाई देगा। मजेदार बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की बैठक में कनाडा भारत सरकार की MSP देने की नीति का विरोध करता रहा है, जबकि किसान आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग यही है कि आगे भी MSP की गारंटी होनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक वीडियो में जारी किया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया और भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की आलोचना की। गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर जारी वीडियो में ट्रूडो ने किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा कि हालात चिंताजनक है। हम सब अपने दोस्तों और परिजनों को लेकर चिंतित हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ आप सभी के लिए सच्चाई है। मैं सभी को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कनाडा हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से विश्व विरोध का समर्थन करता आया है। हम वार्ता की ताकत को समझते हैं और यही वजह है कि हमने भारतीय अधिकारियों तक अपनी बातों को कई माध्यमों से पहुंचाया है। ट्रूडो के कैबिनेट सहयोगी व रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने भी एक दिन पहले ट्वीट किया था, किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भारत की तरफ से कुचलना काफ़ी चिंताजनक है। हम अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पूरे संसार में जिस प्रकार से भारत में हो रहे किसान आंदोलन के विपरीत में विश्व के अनेक राजनेताओं की जो टिप्पणियां देश के प्रति आ रही हैं, वहीं भाजपा की सरकार उन टिप्पणियों को राजनीतिक विरोध बताकर किसान आंदोलनों को गुमराह भी कर रहा है। विदेशों से आ रही टिप्पणियों से किसान आंदोलन को मजबूती देने वाले बयानों से भारत सरकार आखिर क्यों डर रही है? क्या हर टिप्पणी भारत के खिलाफ नहीं होती है? ये टिप्पणी केवल किसान आंदोलनों के लिए की जा रही है, न कि सरकार के प्रति। इस पर सरकार को चिंतन मनन करना चाहिए। 2 महीने से अधिक समय से चल रहा है किसान आंदोलन के समापन होने के संकेत जो मिल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। पिछले 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के जल्द ही समाप्त होने के संकेत हैं। विज्ञान भवन में गुरुवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की वार्ता में पहली बार दोनों पक्षों के बीच विवादास्पद मुद्दों पर सहमति बनती दिखाई पड़ रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्र सरकार ने लचीला रुख अपनाते हुए किसान संगठनों की सभी प्रमुख मांगों पर विचार करना और आशंकाओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानून जमा पहनाने को लेकर सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि सरकार प्रस्तावित कानूनों के संशोधन पर विचार करने को तैयार है। वार्ता के दौरान चिन्हित सभी प्रमुख मुद्दों पर दोनों पक्षों को शनिवार को फिर से वार्ता होगी, जिसमें निर्णायक फैसला हो सकता है। गुरुवार को बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ओम प्रकाश उपस्थित रहे। गुरुवार को विज्ञान भवन में चौथे दौर की बैठक की शुरुआत 2 घंटे तक तानातानी वाली थी। किसान नेता अपनी बातों पर अड़ियल रुख अपनाए हुए थे और जबकि सरकार अपने रुख पर किसानों को अड़ियल रवैया दिखा रही थी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि किसान नेताओं ने सरकारी चाय तक लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने साथ लाई चाय ही पी।
हालांकि ज्यों ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उत्पाद बाजार समेत एमएसपी पर चर्चा को लेकर सरकार के लचीले रुख का संकेत दिया, माहौल बदल गया। सरकार की तरफ से तीनों मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि न सिर्फ एमएसपी को मजबूत बनाया जाएगा बल्कि उसके दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में किसानों की चिंता वाले बिंदुओं को चिन्हित कर लिया गया है। सरकार उनके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार किसी मुद्दे पर अड़ियल नहीं है और सभी मुद्दों पर खुले मन से विचार कर रही है। किसान नेताओं ने नए कानून से एमएसपी के अस्तित्व पर खतरा की आशंका जताई है। तोमर ने कहा कि नए कानून में मंडी सीमा से बाहर प्राइवेट मंडियाँ आएंगी। दोनों प्रकार की मंडियों में समानता लाने पर सरकार विचार करेगी। बाहर कारोबार करने वालों के रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड पर कारोबार करने की छूट पर भी विचार किया जाएगा। किसान नेताओं ने बैठक में कहा कि नए कानून के तहत विवाद की सुनवाई एसडीएम की जगह किसी जिला स्तरीय कोर्ट के समक्ष होनी चाहिए। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा नए कानूनों में छोटे किसानों की जमीन एवं उसके हितों की सुरक्षा का मुद्दा किसान नेताओं ने जोर से उठाया। इस मुद्दे पर सरकार ने बताया कि वैसे तो कानून में इसका पुख्ता व्यवस्था की गई है, लेकिन इस तरह की आशंका पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। इसका मतलब है कि किसानों की ज़मीन को लेकर सरकार अभी रवैया स्पष्ट नहीं किया है। अभी तक किसान ये तय नहीं कर पाई है कि जो एग्रीमेंट पर ज़मीन होगी क्या वास्तव में किसानों के पास रहेगी या कंपनियां अपने पास रख लेगी। इसी तरह के मुद्दों को देखते हुए किसान आंदोलन समाप्ति की ओर न बढ़कर और गहनता से बढ़ रहा है और अपनी मांगों पर अड़े किसान अपनी मांगों पर हैं, जबकि सरकार अपने बिल को लागू करने पर अड़ा हुआ है। किसान नेता हरिंदर सिंह टांडा ने बताया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई है। अगले दौर की बैठक में हम कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाएंगे। अगली बैठक में फैसले की पूरी उम्मीद है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा कि फैसला होने तक कानून की वापसी की मांग पर किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। एमएसपी पर सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या कहती है उसको भी हम जान लेते हैं। जिस प्रकार से अगर एमएसपी सरकार का सही है तो फिर किसानों को आंदोलन नहीं करना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार से एमएसपी की आड़ में किसान पर जबरन किसान बिल किस प्रकार से भारत सरकार थोपना चाहती है उसको आप जानिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानून जमा पहनाने के लिए पंजाब के किसान संगठनों के आंदोलन के बीच वहां के किसान खरीफ सीजन में सरकारी केंद्रों पर जमकर धान बेच रहे हैं। कुल सरकारी खरीद में अकेले पंजाब के किसानों की हिस्सेदारी 2/3 से अधिक हो चुकी है। एमएसपी किसानों के लिए जरूरी है तो केंद्र की मजबूरी भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लिए उसे हर साल 6 करोड़ टन से अधिक अनाज चाहिए। सरकार के लिए खुले बाजार से अनाज खरीदना खजाने पर भी भारी पड़ सकता है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू सीजन में अब तक कुल खरीद लगभग 3.5 करोड़ टन हुई है। इसमें अकेले पंजाब से 2.24 करोड़ टन की धान खरीदी गई है। राज्य में यह खरीद पिछले सालों के मुकाबले से अधिक है। एमएसपी को लेकर राज्य के किसानों को कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर सरकार बोल रही है, अगर एमएसपी को लेकर सरकार का प्रति कोई संदेह नहीं है तो फिर किसान आंदोलन क्यों किया जा रहा है, किसान अपने हक के लिए क्यों लड़ रहा है, ये सरकार यहाँ अपनी रिपोर्ट में छिपा रही है। राज्य में पिछले सीजन के मुकाबले अब तक हुई खरीद 69% हो चुकी है। पंजाब में सरकारी खरीद होने के वजह से आमतौर पर निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान मंडियों से खरीदने करने नहीं आते हैं। राज्य के निजी चावल मिलों से दूसरे राज्यों से धान की आवक होती है। मंडियों में एमएसपी वाली फसलों के कारोबार सामान्य तौर पर नहीं किए जाते हैं। राज्य के किसानों को एमएसपी से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से सरकार एमएसपी पर जोर दे रही है, ठीक उसी प्रकार किसान ये कह रहा है जो छोटे किसान हैं एमएसपी के चक्कर में दूसरे राज्यों में या पड़ोसी की मंडियों में अगर अपना फसल बेचने जाएंगे तो उसका किसान का तेल, किसान का ट्रैक्टर का चार्ज और ये अन्य खर्चे कैसे आएंगे। इस प्रकार से किसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए और किसान बिल को लागू नहीं करना चाहिए। अगर वास्तव में सरकार किसानों के प्रति सही रवैया रखती है तो किसान बिल को वापस ले लेना चाहिए। जारी किसान आंदोलन के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आइए इसको भी जान लेते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलित है। केंद्र सरकार से उनकी 5वें दौर की वार्ता हो चुकी है और 6ठे दौर की वार्ता 9 दिसंबर को होनी है। इस बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सरकार के कृषि कानून वापस नहीं लेने की बात कह चुके हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन का नाम लिए बगैर विकास के लिए सुधार ही जरूरी बताकर सरकार की मंशा स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि जो कानून पिछली सदी में उपयोगी हुए हैं वे अगली सदी में बोझ बन जाते हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। पिछले रिफॉर्म टुकड़ों में होते थे, अब संपूर्णता के साथ रिफॉर्म किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को दोपहर 8,379 करोड़ लागत की आगरा प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंस से शिलान्यास कर रहे थे। उन्होंने वर्चुअल संबोधन में कहा कि नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए साहस की जरूरत होती है, पूरा समर्पण भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी उपलब्ध होगी, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए मास्क। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल बैठक में भारत के किसानों को संबोधन करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं बता रहे हैं जो रिफार्मिंग की कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस जो आया है कृषि में वो किस प्रकार से काम करेगा। इसी को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार पे किस बात का दबाव है कि वो केवल अपने मित्रों को लाभ देने के लिए
अपनी ही बात को किसानों पर थोपना चाहती है और मीडिया किसानों को अड़ियल रूप बताकर प्रिंट व टीवी चैनलों पर दिखा रही है। ये कहीं ना कहीं मीडिया और सरकार का खेल है जो अन्नदाताओं के पेट पर मार दे रहा है, जोर दे रहा है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर कई दिनों से दिल्ली का घेराव करने के बाद मंगलवार को भारत बंद करके सड़कों पर हंगामा करते नजर आए। दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में किसान इन सब से बेखबर अपने काम में मशगूल रहे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सैकड़ों की संख्या में किसान धान बेचने के लिए ट्राली ट्रैक्टर लेकर मंडी पहुंचे थे। दूसरी ओर हरियाणा के रवैया जिले में किसान नेताओं और सरकार के बीच छठवें दौर की वार्ता से पहले गतिरोध तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बढ़कर हस्तक्षेप किया है। इससे बुधवार को होने वाली बैठक में किसी समाधान पर पहुंचने की संभावना बढ़ गई है। किसानों के साथ होने वाली वार्ता से पहले चिन्हित बिंदुओं पर सरकार की ओर से ठोस प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। हालांकि किसान संगठनों की ओर से मंगलवार शाम तक कोई सुझाव अथवा विवादास्पद प्रावधानों की सूची नहीं सौंपी जा सकती है। इसी वार्ता में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। किसान नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बातचीत के लिए शाम को बुलावा भेजा गया। शाह के साथ बैठक में किसानों को जिद नहीं करने और संशोधन पर जोर देने के लिए कहा गया। सरकार की तैयारी पूरी। बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर सरकार की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 3 दिसंबर को जिन बिंदुओं को चिन्हित किया गया था उनके समाधान का प्रस्ताव बना लिया गया है। इनके मंडी के बाहर होने वाली जिस कारोबारी को नियमित करने को प्रावधान जोड़ा जा सकता है। मंडी की तर्ज पर ही बाहर खरीद करने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। इसी तरह मंडी के भीतर और बाहर न होने वाले कारोबार पर एक समान टैक्स का प्रावधान करने पर सहमति हो सकती है। इस आशय के कई प्रस्ताव तैयार किए गए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट खेती में कानून भी कुछ छोटे मोटे किसानों दरअसल पंजाब एवं हरियाणा समेत कई राज्यों में यह कानून कई वर्षों से अमल में है। कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर जहां किसान संगठन आंदोलित कर रहे हैं, वहीं सरकार के पास कई संगठनों की ओर से कानून को किसान हित में बताकर जारी रखने की अपील की जाने लगी है। सरकार इस संशोधन के सारे आंदोलन कर रहे किसानों को राजी करा सकती है। भारत बंद के कमजोर प्रभाव को दिखाते हुए किसान संगठनों का रुख नरम हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर किसानों के आंदोलन से जुड़े मसलों पर राय मशवरा किया। उन्होंने राज्य के किसान संगठनों और किसान उत्पादक संघों की राय के बारे में भी जानकारी दी। खट्टर ने कहा कि भाजपा ने जब भी किसी किसान के हित की काम किए, विपक्ष ने अलग राय अलापा है। अमित शाह के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए जिन 13 किसान नेताओं को बुलावा भेजा गया, 5वें दौर की वार्ता के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला और मंगलवार को देशव्यापी के आंदोलन के बावजूद दोनों पक्षों में बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है। सरकार ने भी कहा है कि किसानों को आशंकाओं के समाधान के लिए खुले मन से बातचीत करने को तैयार है। बुधवार को 6वें दौर की वार्ता होनी है, जिस दिन दोनों पक्षों की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वार्ता से पहले ठीक गृह मंत्री अमित शाह ने 13 प्रमुख संगठनों के किसान नेताओं को अपने आवास पर बातचीत करने के लिए बुलावा भेजा है। कृषि कानून सुधारों को लेकर पंजाब और अन्य राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं को और 13 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। किसानों का लगातार कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि सरकार के साथ किसानों के 5वें दौर की वार्ता होने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल सका है। अमित शाह से मुलाकात कर रही अपनी बात रखने से पूर्व सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता पर अपनी जिद में नरमी नहीं आने का संकेत दिया। किसान नेता रुद्र सिंह मानसा ने कहा कि विवादित कानूनों को रद्द करने के अलावा बीच के किसी रास्ते पर बातचीत नहीं होगी। हमें तो अमित शाह से सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब। केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को किसान संगठनों के भारत बंद का आंशिक असर दिखा। कई क्षेत्रों में तो बेअसर रहा। कई क्षेत्रों में किसान बंद से प्रभाव दिखे और कई जगह खेतों पर किसान काम करते हुए दिखे। किसान आंदोलन बंद का उत्तर प्रदेश में मिलाजुला असर दिखा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में भाकायू कार्यकर्ताओं समेत राजनीतिक दलों ने कई जगह जाम लगाया। प्रयागराज में आंदोलनकारियों ने आधे घंटे तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस रोकी। मुजफ्फरनगर में भाकायू के 150 कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न जिलों में राजनीतिक दलों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। बिहार में तो सड़कों पर सिर्फ विपक्षी दल के नेता कार्यकर्ता नजर आए। किसान नारदत दिखे। कई जगह ट्रेनें भी रोकी गईं। शहर के अंदर दुकानें खुली रहीं और सार्वजनिक जनजीवन व्यस्त रहा। फल सब्जी की मंडियां भी गुलजार रहीं। वहीं दिल्ली में भारत बंद को संयुक्त किसान मोर्चा ने सफल बनाया। मोर्चे के सदन योगेंद्र यादव ने कहा कि अपनी मांगों पर अडिग है। जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, उनका धरना जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम पर राजनीतिक दलों ने बंद किया। भाजपा को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया। इसके बावजूद प्रदेश में बंद का मिलाजुला असर दिखा। रायपुर समेत अन्य शहरों में दुकानें और बाजारों को जबरन बंद कराया गया। दोपहर बाद अधिकांश दुकानें खोली गईं। इस बंद से बेखबर ज़्यादातर किसान खेती किसानी और धान बेचने में व्यस्त रहे। भारत का बंगाल में मामूली असर देखने को मिला। बंगाल में वामपंथी दलों एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर रेल पटरियों पर सड़कों को अवरुद्ध
बंद को सफल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का थोड़ा असर हुआ। आंशिक असर दिखा। बंद को सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का समर्थन मिला। रजत, वाम दल और कुछ अन्य संगठनों ने साथ देने का ऐलान किया था। सीएम ने स्वयं कहा कि कार्यकर्ताओं सड़कों पर उतरो, किसानों के समर्थन में उल गुलाल आंदोलन करें, लेकिन सड़कों पर जोश कम दिखा। वहीं जिन किसानों के नाम पर यह आंदोलन किया गया था वे इस आंदोलन से बेपरवाह रहे। जिन दिन भर वे अपने खेतों में काम करते रहे, चाहे वो रांची हो या दूसरा सुदूर पलूम या फिर संताल। साफ कहा है कि इस बंद में हमें कोई लेना देना नहीं। आपने सुना कि किस प्रकार से मीडिया ने किसान आंदोलन को कम बताकर प्रकाशित अपनी खबरों में प्रकाशित किया है, टीवी चैनलों पर दिखाया है। किस प्रकार से मीडिया ने किसान के पेट पर लात मारने का जो प्रयास, जो घोर अनन्य घटना, जो घोर काम किया है, जो निंदनीय घटना की है, सरकार को केवल फ़ायदा पहुंचाने के नाम पर किसानों के पेट पर जो लात मारी है, कुल चंद पैसों के लिए मीडिया जो अपने आप को सरकार के प्रति बेच चुकी है और सरकार अपने कुछ मित्रों के प्रति अपने आप को गुलाम बना चुकी है, और अन्नदाताओं के पेट पर जिस प्रकार से लात मारी गई है, जिस प्रकार से 8 दिसंबर 2020 को भारत बंद आंदोलन का जो असर पूरे देश में दिखा, मीडिया ने अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने अपने अनुसार उस आंदोलन को कम आंक कर किसानों के प्रति आंख दिखाई है। किसानों के आंदोलन को धोखा बताकर सरकार को मजबूत करने का जो प्रयास किया है, जो अशोभनीय घटना जो घटी है, मीडिया ने वो कहीं ना कहीं जाकर वो मीडिया भी कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से मीडिया ने लिखा है कि नेता किसान कम, नेता ज़्यादा आंदोलन में दिखे। मैं उस मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, क्या किसान का बेटा नेता नहीं हो सकता? क्योंकि जो किसान जो कुर्ते और पैजामा में जो नेता दिखे थे वो भी एक किसान है, और जो किसान का रूप कई प्रकार से है। किसान को ये नहीं कि केवल हल ही चलाते हों, देश में सबसे अधिक किसान ही है जो हर तरीके से किसान पर ही निर्भर है। पूरा देश किसानों पर ही निर्भर है। किसान अगर खेती करना बंद कर दे तो देश भूखों मर जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किसानों को भ्रमित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिन कानूनों के माध्यम से किसानों को और उसके अधिक से अधिक संपन्न बनाया गया है, ये सब बातें उनके घोषणा पत्रों में ही शामिल होती थीं। वे अपने पुराने घोषणा पत्र निकाल कर देख लें। कृषि सुधार रातों रात नहीं हुए। 20-30 सालों से किसानों व अन्य पक्षों से विचार विमर्श का सिलसिला चल रहा था। अब उन्हें विपक्ष को दिक्कत सिर्फ यही है कि यह काम मोदी ने क्यों किया। सभी दलों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरे घोषणा पत्रों के आधार पर सारा श्रेय आप ले लो, मुझे श्रेय बिल्कुल मत दें। मेरा लक्ष्य सिर्फ किसानों को अधिकतर संपन्न बनाना और उनका जीवन स्तर सुधारना है। जिस प्रकार से अभी आपने सुना, जो मोदी जी ने एमपी के कार्यक्रम में जिस प्रकार से ये अपना इमोशनल बात कहकर किसानों के प्रति जो विपक्ष का रूपरेखा तैयार करने के जो प्रयास किया है, ये इस प्रकार से मोदी सरकार कर रही है जैसे ऐसे लग रहा है कि देश में इससे पहले कोई सरकार थी नहीं। देश में इससे पहले किसानों के प्रति सभी की सरकारें लापरवाह रही हैं। मैं उसी मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर किसान इतना ही लापरवाह था तो उस सरकारों को क्यों चुनता रहा? उन सरकारों के बेईमानी की प्रति आपकी सरकार को किसानों ने चुना था, लेकिन आप उनके सरकारों से भी कई गुना आगे निकल गए हैं और 17 साल के बाद आप ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे किसान ही नहीं पूरा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। किसान आंदोलन कोई अपने लिए नहीं हो रहा, किसान आंदोलन अपने बच्चों और अपने देश के लिए आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें उनकी ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से गुलाम बनाने का जो किसान बिल का जो प्रावधान है उस पर आप खुल के नहीं बोल रहे। केवल आप इमोशनल बातें कहकर किसान को गुमराह नहीं कर सकते हैं। केवल आप इमोशनल बातें कर करके अब किसान आपकी बातों से गुमराह नहीं होगा। आगे सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। प्रधानमंत्री शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अपने 50 मिनट से अधिक भाषण में उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को सिलसिलेवार व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भंडारण नहीं होने से 1 लाख करोड़ से अधिक की फसल खराब हो जाती थी। हमारी प्राथमिकता भंडारण केंद्र खोलना है। व्यापारी जगत भी इसके लिए आगे आई है। भंडारण की आधुनिक व्यवस्था से देश को भला होगा। देश का किसान और अधिक पिछड़ापन नहीं रह सकता। जो काम 25 से 30 वर्ष पहले किए जाने थे वे अब किए जा रहे हैं। इन इतने वर्षों में हर सरकार ने इस पर विचार विमर्श किया लेकिन सभी पर अमल नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि अनाज का भंडारण होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अनाज का भंडारण अगर अधिक होगा, स्टॉक अगर अधिक इकट्ठा किया जाएगा तो देश किस ओर जाएगा। पूर्व सरकार ने अनाज का भंडारण करने की एक लिमिट, एक तय सीमा कर रखी थी, लेकिन वर्तमान की मोदी सरकार ने भंडारण की लिमिट सीमा को अनलिमिटेड कर दिया है, जिससे कि देश में कृषि फार्मिंग को मजबूत करने की बजाय कृषकों को ठगा जाएगा।
मध्य प्रदेश को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सारा श्रेय आप ले लो, मुझे श्रेय बिल्कुल मत दो। ये नए कृषि कानून आपके घोषणा पत्र के अनुरूप ही है। मेरा लक्ष्य तो सिर्फ किसानों को अधिकार संपन्न बनाना है और उनका जीवन स्तर सुधारना है। आइए और जान लेते हैं कृषि कानून के बारे में विस्तृत थोड़ी सी और नज़र उस पर डालते हैं। वर्ष 1991 में हुए आर्थिक सुधारों से पहले तक देसी उद्योग जगत लाइसेंस परमिट राज्य की व्यवस्था में ही काम करता था। तब सरकार ही तय करती थी कि उद्यमी किस उत्पाद को कितनी मात्रा में किस स्थान से उत्पादित कर सकते हैं और विदेश से कच्चा माल आयात करने पर सभी सरकारी नियंत्रण था। कुछ मामलों में तो सरकार ने केवल उत्पाद का मूल्य तय करती थी, बल्कि यह भी निर्धारित करती थी कि उसे कितनी मात्रा में बेचा जा सकता है। उस व्यवस्था की विकृति का ही परिणाम था कि स्वतंत्रता के बाद से 1991 तक भारत की आर्थिक वृद्धि अवरोध सी बनी रही। भारत के हालात 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद लाइसेंस परमिट राज्य की विदाई के साथ ही बदले। इन सुधारों के बाद तमाम आर्थिक सूचकांकों में हुआ सुधार इसका स्पष्ट प्रमाण है। उसकी मदद से करोड़ों लोग गरीबी की चंगुल से निकले। दुख की बात यह है कि उन आर्थिक सुधारों से उद्योग जगत को नया तो पार लगा दी गई, लेकिन कृषि को अनदेखा कर दिया गया। किसानों के लिए उस पर अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें से उन्हें अपनी उपज सरकार द्वारा नियुक्त कमीशन एजेंट यानी आड़तियों के जरिए सरकारी मंडी में बेचना ही अनिवार्य था। उसमें कमीशन एजेंट अक्सर थोक विक्रेताओं या बिचौलियों के साथ सांठगांठ कर किसानों को न केवल उनकी उपज के उचित मूल्यों से वंचित करते थे, बल्कि उनसे उस सेवा के बदले में कमीशन वसूल भी लिया करते थे जो सेवा में उपलब्ध नहीं करते थे। मंडियों में भंडारण की खस्ताहाल व्यवस्था से भी किसानों की कुछ उपज खराब होती रही। इसका नुकसान ही किसान ही उठाते हैं। किसान इस उत्पीड़न से बचे इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि किसान उन्हें अपनी उपज केवल संबंधित मंडी में ही बेचनी पड़ती थी। ऐसे किसानों को आड़तियों बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य था। केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य में से ही हाल में 3 कृषि कानून बनाए हैं। पहला कानून किसानों को यह अधिकार देता है कि वे अपनी उपज को स्वेच्छा से देश में किसी को भी बेच सकता है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंधित कृषि के लिए विधिक आधार देता है। इसके तहत किसान उच्च गुणवत्ता वाले अपने उत्पाद को पूर्व निर्धारित प्रीमियम मूल्य पर किसी खाद्य प्रसंस्करण कंपनी या निर्यातक को सीधे बेच सकते हैं। तीसरे कानून में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उपयोग अब आपात स्थितियों तक सीमित होगा, यानी आपात स्थितियों में इतर कृषि उत्पादों के भंडारण की सीमा नहीं थोपी जा सकती है। इसमें भंडारण के मोर्चे पर निवेश बढ़ेगा जो निर्यात केंद्रित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बेहद आवश्यक है। इसके किसानों को उत्पादन की मांग बढ़ेगी। दुर्भाग्य से आर्थिक सुधारों का आरंभिक विरोध से उद्योग जगत द्वारा किए गया, जिससे उन्हें ही लाभ होना था। कुछ वही कानून कृषि सुधारों के लिए भी दोहराई जा रही हैं। वह तब भी जब तीनों में से किसी भी कानूनों में एमएसपी को समाप्त करने की बात नहीं है। इन मंडियों का मामला पूरी तरह से राज्य सरकारों के हाथ में है। जो किसान मंडियों में आड़तियों के जरिए अपनी उपज बेचना चाहते हैं वे अब भी ऐसा कर सकते हैं। वही अगर उन्हें मंडियों से बाहर और अच्छी कीमत मिलेगी तो वह वहां से भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। जिस प्रकार से सरकार ने ये 3 कानून बनाए हैं और तीनों ही कानून ये किसान बिल के खिलाफ हैं, किसानों के खिलाफ हैं, किसानों को मारने के प्रति हैं। भंडारण को मुक्त करना, भंडारण के नाम पर किसानों को ठगना ये भी गलत है। एमएसपी के नाम पर किसान दूसरे राज्यों से अपना अधिक मूल्य बेचना, लेकिन अभी तक सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या वही रेट एक सरकारी अड़तिया सरकार की ओर से सरकार की जो अड़तिया होती है, जो मंडियां होती हैं, सरकार की जो मंडी होती है वो रेट क्यों नहीं दे सकती? यही रेट देने के लिए सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को क्यों स्थानीय कृषि फार्मिंग का फार्मूला अपडेट किया है? सरकार को चाहिए कि किसानों को प्राइवेट कंपनियों से लाभ एमएसपी रेट ना देकर सरकार की मंडियों से ही वो एमएसपी रेट मिलना चाहिए, जिससे कि किसान अपने ही मंडी में फसल बेचे, उसको अपने दूसरे राज्य या पड़ोसी जिले जनपद की मंडी में ना जाना पड़े। इस प्रकार की सरकार ने नियम क्यों नहीं बनाए? जिस प्रकार से सरकार कह रही है कि हम मंडियों को ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन जब मंडियों से अधिक प्राइवेट कंपनी माल देगी तो मंडियों में माल कौन बेचेगा? धीरे धीरे सरकार मंडियों को ख़त्म करने का ये रास्ता निकाला है। जिस प्रकार से मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब कम्युनिकेशन मतलब आपका हम बताते हैं सिम के बाज़ार में जिस प्रकार से बीएसएनएल पहले पूरे देश में हावी थी। बीएसएनएल के जो प्लान पहले आते थे महंगे हुआ करते थे क्योंकि बीएसएनएल के अलावा कोई नहीं थे। बीएसएनएल को कम करने के लिए जिस प्रकार से प्राइवेट कंपनी आई, जैसे एयरटेल, हच, वोडा, कई तरह की कंपनियां आई, उन कंपनियों ने अपने सस्ते लुभावने ऑफर दे देकर बीएसएनएल को थोड़ा कम किया। उस प्रकार से वहाँ एक तरीके से कंपटीशन बढ़ गई। कंपटीशन बढ़ने से सभी के अपने अपने रेट अपने आधार पर कम हो गई। ठीक उसी समय एक रिलायंस
कंपनी की जियो एक सिम आई और जियो सिम ने पूरे का पूरा सिम जगत का पूरा कम्युनिकेशन का जो व्यापार था वो ख़त्म कर दिया। जियो सिम ने पहले तो अपने ग्राहकों को बांधने के लिए 6 माह का फ्री डेटा और फ्री में बात करने की सुविधा दी, जिससे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी बीएसएनएल को भी ख़त्म कर दिया। यहाँ तक सरकार ने बीएसएनएल को ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिया है। जो सस्ते नियम वो जियो को दे रहा है, वही वो नियम बीएसएनएल कंपनी को देकर भारत सरकार की सरकारीकरण को मजबूत भी कर सकता था, लेकिन भारत की सरकार सरकारीकरण को कमज़ोर करके निजीकरण को मजबूती प्रदान करना चाहती है। उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी वो सरकारीकरण न करके कृषि को फार्मिंग के माध्यम से निजीकरण करके यहाँ के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है, और इसी बात को समझाने के लिए किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसान कोई बेवजह आंदोलन नहीं कर रहे हैं। अब तक का देश में जब से यहाँ पर लोकतंत्र लागू हुआ है, लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है किसान आंदोलन, जो 70 साल के बाद पूरे देश में पहली बार देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन को देश का विरोध बताकर मीडिया जिस प्रकार से लेख दे रही है, उसी प्रकार से आपके संजय गुप्त के अनुसार किसान बिल क्यों खराब नहीं है, आइए जानते हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जैसा रवैया अपना लिया वह इसलिए विचित्र है क्योंकि पहले यही दल उसी तरह के सुधारों की मांग किया करते थे जैसे इन कानूनों में किए गए हैं। कानूनों के विरोध में किसानों को उकसा भड़का रहे राजनीतिक दल केवल कृषि सुधारों की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा भी बनाते थे। कांग्रेस इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। पिछले लोकसभा चुनावों के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में उन्होंने यह लिखा था कि अगर उनको सरकार बनती है तो कृषि उपज विपणन समिति कानून यानी एमएसपी एक्ट को वापस लिया जाएगा, कृषि उपज के व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा और यह हर तरह की पाबंदियों से मुक्त होगा। इसके पहले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की थी। ऐसी ही बात आम आदमी पार्टी ने भी कही थी। इस पार्टी ने पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों का वादा किया था। एमएसपी एक्ट में इस ढंग से संशोधन किया जाएगा कि किसानों को अपना उपज राज्य के भीतर और बाहर कहीं भी बेचने का अवसर मिले। इसके साथ ही उसकी ओर से कृषि में बड़े पैमाने पर निजी निवेश भी वकालत की गई थी। कृषि सुधारों की चर्चा पिछले लगभग 2 दशकों से हो रही थी। अनेक समितियां, आयोग और विशेष कृषि बुनियादी सुधारों को वक्त की जरूरत बता चुके हैं। गत दिवस प्रधानमंत्री ने इन सब बातों का उल्लेख करते हुए जिस तरह से कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसानों को बरगला रहे हैं, उससे स्वतः साबित हो जाता है कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसी संकीर्ण सियासत की जा रही है। इसकी अपेक्षा नहीं है कि अंध विरोध का जिद पर अड़े विरोधी दल प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब देने के लिए आगे आएंगे कि कृषि कानूनों को उन्हें दिक्कत है क्या ये, अथवा मुट्ठी भर किसान संगठन इस सवाल पर निर्छीर विमर्श के लिए तैयार होते हैं तो अब गतिरोध का समाधान तो हो चुका होता है। विपक्ष दल इस सच्चाई से भी नहीं मुंह मोड़ सकता है कि जब इन तीनों कानूनों से संबंधित बिल संसद में पेश किए गए थे तो उन पर अच्छी खासी चर्चा हुई थी, लेकिन इस दिलचस्पी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को गुमराह और प्रधानमंत्री को कोसने में अधिक थी। जब इन तीनों विधेयक कानूनों का रूप ले चुके हैं तब उनका विरोध कर रहे विपक्षी दल अवसरवादी राजनीति का ही परिचय दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों को नए कृषि कानून पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन अपनी इस आपत्तियों के आधार पर तो ये जिद पकड़ लेना नहीं बैठ सकते कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। यह जोर जबरदस्ती वाली मांग है। यदि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि चंद किसान संगठन अपनी मांग देश भर के किसानों पर थोप रहे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है कि जब केंद्र सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के तत्पर है तब किसान संगठन अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने इस हद तक अड़ियल रुख अपना लिया है कि इसका पता इससे चलता है कि वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के बोलने से शुरू करते ही किसानों के नेता उनके समक्ष पीट कर अपनी बातें रखते हैं। यह भी किसी से नहीं छिपा है कि कुछ किसान आंदोलन संगठन दिल्ली के आरोपितों और जेल में बंद संदिग्ध तत्वों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। दिल्ली को घेराबंदी करने वाले कथातीत आंदोलन के बहाने कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका के खालिस्तान तत्व भी सक्रिय हो गए हैं। इन सबकी यही हालात है कि वामपंथी, नक्सली और अन्य आदिवाद तत्व किसानों को बहाने और एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। यह उचित ही है कि मोदी सरकार किसानों के संगठन की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं। कृषि मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे इस मांग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यदि इस मांग को स्वीकार कर लिया गया तो किसी भी सरकार के लिए कानून बनाना और उसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा। कल और अन्य कानूनों के विरोध में भी 10-20 हज़ार लोग दिल्ली आकर यह मांग कर सकते हैं। अमुक कानून वापस लिए जाएंगे। ऐसे कम मांगों को मानने को हिसाब मतलब होगा नियम, कानून, संविधान और लोकतंत्र की अनदेखी करना। ऐसी मांगों को मानने के केवल शासन चलाना ही मुश्किल नहीं होगा, बल्कि विभिन्न समूहों और संगठनों की
अराजकता पर लगाम लगाना भी कठिन होगा। कृषि कानूनों से असहमत किसान संगठनों को धरना प्रदर्शन का अधिकार है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी ने अनदेखी नहीं की जा सकती है कि किसान अपनी मांगों को लेकर नाकेबंदी नहीं कर सकते हैं और विरोध हक भी तक है जब तक अन्य लोगों के बेबुनियादी अधिकार बाधित ना हो। फिलहाल यह कहना ही कठिन है कि सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर सरकार का क्या रुख होगा। क्या कुछ समय के लिए कृषि कानून पर अमल रोका जा सकता है? वैसे यह सुझाव समस्या पैदा करने वाला है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का काम मध्यस्थता करना नहीं है और दूसरे, यदि चंद लोगों की आपत्तियों के आधार पर किसी कानून पर अमल को रोके का सुझाव दिया जाएगा तो ऐसे गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के भी नहीं कह सकता जिस सरकारों के लिए शासन चलाना कठिन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को यह ध्यान रखना चाहिए कि जहां किसान के संगठन अड़ियल रवैया अपनाए हुए वही केंद्र सरकार नरमी का परिचय दे रही है। प्रधानमंत्री गत दिवस हाथ जो कह रही है। इस प्रकार से भी आपने जो सुना, कुछ किसान संगठन जैसे मनमानी दिखा रहे हैं, उसे लगता है कि वे इसका फायदा उठा रहे हैं, सरकार किसानों के प्रति रुख अपना सकते हैं। और ये मीडिया ने जिस प्रकार से लिखा है, जिस प्रकार से अभी आपने जो लेख सुना है, ये लेख में जिस प्रकार से इन्होंने किसान को अड़ियल बताया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि देश की प्रिंट मीडिया बार बार अपने आर्टिकल्स में किसानों को ही अड़ियल क्यों कह रही है। वो ये क्यों नहीं सोचने को तैयार हो रही है किसान अड़ियल नहीं है, किसान अपना हक मांग रहे हैं। अड़ियल तो देश की सरकार है जो जबरन किसान बिल को लागू कर रही है। इस प्रकार से ये भावात्मक या इस प्रकार के लेख देकर किसानों को अब बरगलाया नहीं जा सकता है। किसान समझ चुका है कि उसके साथ कौन है, किसान ये जान चुका है कि भाजपा उसके साथ रहकर उसके साथ गलत क्या कर रही है। इसलिए किसानों को कोई विपक्ष नहीं भड़का रहा है। किसान कोई विपक्ष नहीं है, किसान इस देश का अन्नदाता है और अन्नदाता जानता है, अन्नदाता सब जानता है कि फसल में कब कौन और कैसी मिट्टी और कब कौन और कैसी खाद और कब और कैसा पानी देना है, ये किसान सब जानता है। इसलिए किसान को विपक्ष नहीं बरगला रहा है, किसान अपनी मांग कर रहा है। उसी प्रकार से मीडिया उस मांग को, किसानों की मांग को अड़ियल बताकर उस मांग को जायज़ न कहकर नाजायज़ ठहराने का जो घोर अपराध कर रही है, आने वाले समय में मीडिया अपनी इस गलती को स्वीकारेगी और ये भी मानेगी कि उन्होंने इस दौरान जो एक अशोभनीय टिप्पणियां जो कर रहे हैं किसानों के प्रति, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। देश लगातार सुधारों की राह पर बढ़ रहा है। आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न मोर्चे पर सुधारों के दम पर निवेश के मसले में भारत को लेकर दुनिया का नज़रिया बदला है। अब निवेशक भारत ही क्यों नहीं कहने लगे हैं। इस 6 महीने पहले किए गए कृषि सुधारों के लाभ से भी किसानों को मिलने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चैम के एक कार्यक्रम में यह बात कही है। पीएम ने दुनिया के बाजार में भारतीय पैदावार के लिए अपार संभावनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। उद्योग संगठन एसोचैम के संस्थापना सप्ताह 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6 साल पहले निवेशकों के पास भारत आने की वजह नहीं थी, अब सुधारों के परिस्थितियों को बदल दिया गया है। पिछले 6 साल में 1500 से ज़्यादा पुराने व बेकार कानूनों को खत्म कर और नए माहौल के अनुरूप कानून बनाकर परिदृश्य को बदल दिया गया है। टैक्स को लेकर नियामक तथा चीज़ों को सरल किया गया है। छोटे कारोबारों को क्रेडिट तक पहुँच बनाई गई है और 10 सेक्टर्स को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कर दिया गया है। इंस्टा फैक्टर और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पर सरकार को जोर दे रही है। आपने जिस प्रकार से सुना, जिस प्रकार से भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब भारत में क्यों व्यापार नहीं होना चाहिए, कृषि कानूनों के बिल की सहारे उन्होंने स्पष्ट विदेशी व्यापार को कृषि फार्मिंग के लिए एक ऑफर दिया है, जिससे निश्चित ही कृषि कानून का जो किसान विरोध कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। किसान संगठनों के नेता कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी जिद पर अड़े हैं। 3 कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ उन्होंने अपनी मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी भी जोड़ ली है। सरकार एमएसपी के साथ खाद्यान्न के सरकारी खरीद जारी रखने की मांग के समर्थन में लिखित आश्वासन देने को तैयार है, लेकिन किसान संगठनों को जिद कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की है। कृषि कानूनों को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने की दिशा कुछ प्रगति होती दिख रही है। कृषि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1-2 दिन में आंदोलनकारी किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे। वार्ता के लिए दरवाजे खुले रखने के साथ ही सरकार सुप्रीम कोर्ट के रुख के अनुरूप समिति गठन करने की भी तैयार है। समिति के लिए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें देरी से सिर्फ इसलिए हो रही है कि क्योंकि पिछली सुनवाई में किसान संगठनों की ओर से कोई आया ही नहीं था। संगठनों से समिति के सदस्यों के लिए नाम ही दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से कृषि सुधार के कानूनों के बारे में किसानों को राजनीतिक दलों के बहकावे में आने से बचने की सलाह दी है। इस बीच रविवार को दिल्ली के राबगंज गुरुद्वारा पहुंचकर प्रधानमंत्री ने बड़े संदेश देने की कोशिश की है। बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न में जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि मुझे समय की जानकारी नहीं है, लेकिन तोमर कल या परसों में किसान प्रतिनिधियों से उनकी मांगों पर चर्चा के लिए मिलेंगे। अब तक सरकार किसानों से 5वें दौर की वार्ता कर चुकी है। हालांकि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसानों के रुख के कारण कोई हल नहीं निकल पाया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अब तक देश के कई हिस्सों में किसानों के संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में भी खड़े होने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मसले में जिस तरह से सहमति बनाने की बात कही है, सरकार ने पहले ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। दिसंबर की शुरुआत में सरकार की ओर से किसान संगठनों को एक छोटी सी सहमति बनाने का सुझाव दिया गया था ताकि बातचीत से समाधान निकाला जा सके। सरकार इस सहमति में अपनी ओर से मुख्यतः 1 या 2 अधिकारियों के अलावा विशेषज्ञों को रखना चाहती है जो खेती और किसानी की लाभप्रद बनाने के में काम करते हैं। दूसरी ओर किसानों के रुख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकार के लिखित प्रस्तावों पर भी उनकी कोई जवाब नहीं आया था। सरकार ने अपनी दूसरी और तीसरी वार्ता के दौरान एक ही विशेषज्ञ समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। उस समय किसान नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। दिल्ली और बॉर्डर पर कड़ाके ठंड के बावजूद आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को समझने और उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कितने भी माथा टेक ले, लेकिन किसान अब मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को सुबह अचानक गुरुद्वारा राबगंज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने रुमाला साहिब भेंट किया और गोलाग दान में अर्पित किए। कड़ाके की ठंड के बीच उन्होंने आम संगत की तरह गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस दौरान सिख परंपरा का पूरी तरह से पालन किया। गुरु जी का शनिवार को शहीदी दिवस था। प्रधानमंत्री वहां बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गए। इसकी जानकारी न दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को दी गई थी और न ही गुरुद्वारे के किसी पदाधिकारियों को। मोदी सुबह करीब 8:30 बजे गुरुद्वारा में पहुंचे और 15 मिनट तक वहां रहे। वहां मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत की और सेल्फी ली। उनके गुरुद्वारा पहुंचने के दौरान किसी तरह का विशेष पुलिस बंदोबस्त या यातायात अवरोधक नहीं लगाए गए थे। प्रधानमंत्री ने गुरुद्वारे जाने की तस्वीरें ट्विटर पर जारी की। उन्होंने गुरुमुखी में संदेश भी ट्वीट किया। लिखा है, आज सुबह मैंने ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में जाकर प्रार्थना की और यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं बेहद आनंदित महसूस कर रहा हूँ और विश्व के लाखों लोगों की तरह से भी मैं गुरु तेग बहादुर जी के करुणा में से प्रेरित हूँ। केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के फायदे समझाने के लिए नई पहल की है। इसके तहत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसानों के नाम लिखे 8 पन्नों का विभिन्न स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराकर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस पत्र में नए कृषि कानूनों की खूबियां विस्तार से बताई गई हैं। मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों के किसानों के लिए लिखे गए पत्र को अब देश भर में प्रसारित किया जाएगा। स्थानीय भाषाओं में खूबियां समझाकर सरकार इन कानूनों के लिए समर्थन हासिल करेगी। सूत्रों ने बताया कि बहुत से गैर हिंदी भाषी राज्यों की ओर से पहले इस पत्र की अंग्रेजी अनुवाद की मांग की गई थी। बाद में कई स्थानीय भाषाओं में अनुवाद का अनुरोध किया गया। बाद बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल जैसे गैर हिंदी राज्यों के किसानों तक सरकार की मंशा और कानूनों के तथ्य रखने के लिए पहल की जा रही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि देश में कृषि कानून को थोपने के लिए प्रधानमंत्री जी ने गुरुद्वारा में माथा टेका और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि कानून को अलग अलग भाषीय शब्दों में लिखवाकर जनता के बीच पहुंचाकर कृषि कानून के फायदे को गिनाना चाहती है। लेकिन किसान सब फायदे जानती और नुकसान जानती है। इसलिए किसान आंदोलन चाहे वो देश के किसी भी राज्य का हो, सभी आंदोलन को जानते हैं और समझते हैं। भारत सरकार केवल और केवल किसानों को भ्रमित करने के लिए, देश को दिखावा से भ्रमित रखने के लिए ऐसा कर रही है। नए कृषि कानून पर किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी जंग प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार अब वार्ता की नई पेशकश पर किसान संगठनों का रुख भांप रही है। हालांकि भाकायू ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ठोस पहल करेगी तो ही वार्ता संभव है। संयुक्त किसान मोर्चा मंगलवार को सरकार की पेशकश पर फैसला लेगा। अब सरकार किसान संगठनों का रुख सामने आने के बाद रणनीति बनाएगी। इस पूरे मसले में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे सरकार के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समस्या यह है कि आंदोलन अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी कानून की गारंटी से काम पर मानने को तैयार नहीं है, जबकि सरकार लगातार संकेत दे रही है कि वह किसी भी कीमत पर कानून वापस लेने नहीं जा रही है। उक्त मंत्री के मुताबिक इससे नुकसान किसानों का है, क्योंकि किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत भी कहते हैं कि दिल्ली से 100 रुपये मांगने
जाओ तो 20 रुपये ही मिलते हैं। ऐसे किसान संगठनों को 20 रुपये स्वीकार कर 80 रुपये हासिल करने की लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। इस रणनीति के तहत किसानों को बहुत कुछ मिल सकता है, मगर प्रतिष्ठा की लड़ाई और आंदोलन के नेतृत्व के अभाव के कारण इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहा है। आंदोलन से निपटने के तरीके पर सरकार से असमंजस में है। एक घड़े का मानना है कि सरकार विरोधी कुछ संगठनों और सरकार समर्थक संगठनों की एक समिति बनाकर समझौते के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके तहत विरोधी संगठनों की कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी के इतर पर सुझावों को मानकर आंदोलन को झटका देना चाहिए। वहीं दूसरे धड़े का कहना है कि इससे दिल्ली की सीमाओं पर लगा किसानों का जमवाड़ा नहीं घटेगा, क्योंकि यह उन्हीं संगठनों से जुड़े किसान डटे हैं जो हर हाल कानून की वापसी और एमएसपी गारंटी चाहती है। किसान आंदोलन पर विवादास्पद हमलों को लेकर भी भाजपा और सरकार अब सतर्क है। दोनों ही स्तर पर निर्देश दिया गया है कि किसान आंदोलन के संबंध में अब कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं करेगा। बिना विवादास्पद टिप्पणी नए कृषि कानूनों के पक्ष में माहौल तैयार करने की रणनीति है। पूरे देश को यह संदेश देने की कोशिश होगी कि कानून से दिक्कत सिर्फ पंजाब के किसान है, बाकी को नहीं। बीते 6 साल में मोदी सरकार ने हमेशा कृषि और किसानों के हित की बात की है। नई कृषि भी उसी दिशा में आगे बढ़ाया गया है। बेहतरीन कदम है। इस खेती किसानी का भला होगा। दुर्भाग्य यह है कि इन कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार अब भी बातचीत के लिए तैयार है, किसानों के भ्रम दूर करने के लिए तैयार है। किसान संगठनों को चाहिए कि वह सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करे। संजीव बलियान, केंद्रीय मंत्री, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं लेकिन किसानों का पक्ष नहीं रख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से किसानों ने वोट देकर उनको क्षेत्र से सांसद तक पहुंचाया था, अगले चुनावों में किसान उनको सांसद से क्षेत्र पर ही लाकर छोड़ देगी। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए कुंडाली बॉर्डर पर चल रही धरना स्थल पर एक बुजुर्ग किसान निरंजन 65 ने सल्फास खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। किसान धरना दे रहे हैं, किसानों की दुर्दशा से आहत हैं। उन्होंने खुद ही मंच पर पहुंचकर जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी, जिस पर तुरंत उन्हें सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। सूचना के बाद कुंडली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि किसान के बयान दर्ज किए गए हैं। पंजाब के जिला तरन तारण के गांव पटेलाई से सोमवार तड़के ही आए किसान ने दोपहर को घटनास्थल पर सल्फास खा लिया। वह धरना से कुछ दूर निगाहों के पास बैठे थे। जहर खाने के बाद में उनके साथ बैठे साथी किसानों को भी पता लगा कि इसके बाद वह स्वयं मंच पर पहुंचे और खुद के सल्फास खा लेने की जानकारी साथी किसानों को दी। इस पर उनके गांव मुख्तियार सिंह व अन्य किसानों तुरंत वाहन से सामान्य अस्पताल सोनीपत पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में किसान मंगलवार को मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर का घेराव करेंगे। साथ ही किसान उनसे खेतीबाड़ी में कारपोरेट के जरूरत से ज़्यादा दखल को रोकने का अनुरोध करेंगे। इस दौरान उन्हें आंदोलनरत किसानों की समस्याओं से भी अवगत कराया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष VM सिंह ने सोमवार को यूपी गेट पर पत्रकारों से बातचीत करने की। मुंबई में उन्हें साथी किसान नेता राजू शेट्टी ने घेराव का कार्यक्रम तय किया। उन्होंने बताया कि किसान मुकेश अंबानी से बातचीत करने की कोशिश करेगी ताकि उन्हें किसानों की परेशानियों से अवगत कराया जा सके। VM ने बताया कि किसान मुकेश अंबानी से यह अनुरोध करेंगे कि नई कृषि कानूनों के हितों में नहीं, लिहाजा कॉर्पोरेट अपना कदम पीछे कर ले। उन्होंने कहा कि किसान उनसे यह भी अनुरोध करेगी कि अगर वह सरकार से कहे कि उन्हें यह कानून नहीं चाहिए और सरकार किसानों की बात मान ले। VM सिंह ने कहा कि सरकार जो कृषि कानून लाई है उसे किसान दुखी है और बाजार खुश हैं। कृषि प्रधान देश में यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। पंजाब के चकमाचौर साहिब में किसान आंदोलन को लेकर सोमवार को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। केंद्र को किसानों की कोई परवाह नहीं है। अड़तियों का यहां आयकर छापों का विरोध में केंद्र के कई विरोधों का सामना करना पड़ा है। बादल ने कहा कि गुरु साहिबानों ने हमें जुल्म ना करने और जुल्म ना सहने की बात सिखाई है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों पर जुल्म किया जा रहा है। किसानों विरोधी कानून थोपे जा रहे हैं। नए कृषि कानून पर किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। अपनी जिद पर अड़े किसान संगठन कानूनी वापसी पर कम मानने को तैयार नहीं है। वे सरकार के साथ वार्ता तक को तैयार नहीं हो रहे हैं। उनके अड़ियल रुख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को भी किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया। संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार की बैठक में नतीजे ढाक के 3 पाल जैसी रहे। किसान संगठन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी देने की मांग के नीचे आने को तैयार नहीं है। सरकार के प्रस्तावों को उन्होंने पहले ही गुमराह करने की चाल बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया,
हम वार्ता को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से कुछ ठोस प्रस्ताव आ गए। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर दिया कि किसी भी आंदोलन का समाधान तो वार्ता की मेज से ही निकल सकता है। वार्ता में आने के लिए किसी शर्त का कोई औचित्य नहीं है। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार लंबे समय से लंबित है। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। आंदोलन के लंबा खींचने के बारे में उन्होंने कहा कि किसान नेता जल्दी ही चर्चा के लिए आएंगे। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर वे अपनी टिप्पणी करें, उसमें से कुछ जोड़ें और कुछ घटाकर बताएं कि उनका क्या प्रभाव होगा। वार्ता के लिए उन्हें जब सुझाव हो जाए तो बताएं। सरकार वार्ता के लिए तैयार है। कृषि कानूनों के समर्थक नेताओं ने कृषि मंत्री तोमर को लगातार मुलाकात को किसान संगठन आंदोलन को तोड़ने की साजिश के रूप में देख रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 28 दिनों से मोर्चा जमाए किसानों को बैठक में सरकार की चिट्ठी पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन वार्ता में आने से पहले किसान संगठनों की शर्तें फिर बाधा बताकर खड़ी हो गई। सरकार के भेजे गए प्रस्तावों को अर्थहीन और कृषि मंत्रालय की चिट्ठी को गुमराह करने की चाल बताकर उन्हें खारिज कर दिया गया। बैठक की जानकारी देते हुए किसान नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों में प्रस्तावित संशोधनों को तो उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ ठोस और नया प्रस्ताव लिखित तौर पर लाए तो हम अगले दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। उसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने किसानों से अपील की है कि वो विपक्ष के बहकावे में न आए, गुमराह करने वालों से सावधान रहें। तो मैं और किसान योगी सरकार से कहना चाहती है कि गुमराह में योगी सरकार अब किसानों को गुमराह पैदा ना करे। किसान समझदार है और वो गुमराह से बचने के लिए ही किसान आंदोलन कर रही है। वह कृषि कानूनों को थोपने से बचने के लिए सरकार के गुमराह करने वाले नियम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लगती है। वो कृषि सुधार विधेयकों के खिलाफ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती पर आयोजित समारोह के विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने किसानों को विपक्षियों के दुष्प्रचार के प्रति आग्रह भी किया और इस अवसर पर अधिक उपज वाले प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार देकर प्रदान भी किए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भाजपा सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पर वो किसान आंदोलन को दबाने का पूर्णतः प्रयास कर रही है और आज पूरे देश में भाजपा की झूठ की राजनीति बहुत चढ़ के बोल रही है। किसान खुद अब भाजपा के गुमराह होने से बचने के लिए किसान आंदोलन अपने हकों को प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन जारी है और अंत तक किसान जब तक किसान बिल को वापस नहीं कर लेंगे उसी बात को लेकर किसान आंदोलन जारी रखने को अभी तक तैयार हैं। केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर तथाकथित संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से यह अड़ियलपन के अलावा कुछ और नहीं है। कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। आखिर मुट्ठी भर किसान नेता यह फरमान देने वाले होते कौन हैं? किस प्रकार संसद से पारित कानूनों को वापस ले? सड़क पर आज आम बैठे लोगों की ओर से संसद से पारित कानूनों की वापसी की जिद पकड़ना तो अराजकता का खुला निमंत्रण है। यदि कल का कोई अन्य समूह संगठन 10-20 हज़ार लोगों को लेकर दिल्ली में डेरा डाल दे और किसी कानून को वापस लेने की मांग करने लगे तो उसे क्या मान लिया जाए? किसान नेताओं के अड़ियलपन की एक और निशानी यह है कि कृषि कानूनों के संशोधन में सहमत सरकार पर तो कठोर रवैया अपनाने को आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि वो खुद किस हद तरह से उसे हुक्म देने में लगे हुए हैं। बार बार जिस प्रकार से मीडिया और सरकार कह रही है कि मुट्ठी भर किसान आंदोलन करने से क्या देश को देने वाले हैं, ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, पूरा देश, भारत देश पूरा एक किसान है और किसान को आप मुट्ठी भर कहकर किसानों की आलोचना कर रहे हैं। बार बार भारत सरकार अपनी अब तक की वार्ताओं में जिस प्रकार से किसानों के प्रति वो बोल रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर किसान, मुट्ठी भर किसान कहकर किसान आंदोलन को सरकार व मीडिया अपमान कर रही है। किसान आंदोलन का रूप इतना बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान रैली निकालने का खबर उन्होंने सरकार को दे दिया, जिससे सरकार बहुत चिंतित है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर 4 जनवरी को प्रस्तावित वार्ता से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अगर किसान उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे मकर संक्रांति पर 13 जनवरी को देश भर में तीनों कानूनों को होली जलाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर के साथ अपनी अलग अलग किसान गणतंत्र परेड निकालकर उस दिन दिल्ली के बॉर्डर पर उनके धरने को 2 माह हो जाएंगे। प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसान नेताओं ने बताया कि इस परेड के लिए अभी जगह तय नहीं हुई है। हालांकि इतना जरूर है कि इसके लिए जरिए राजपथ के गणतंत्र दिवस परेड में व्यवधान डालने की कोशिश नहीं होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय समन्वय समिति के सदस्य बलवीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चुडनी, जगजीत सिंह डल्लेवाल और योगेंद्र यादव ने बताया कि 4 जनवरी को वार्ता विफल होने की स्थिति में 6 जनवरी को KMP, कुंडली, मानसर, पलवल,
एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा। शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान दिल्ली कूच करेंगे। वहीं 6 से 20 जनवरी तक केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई, जिसमें कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य व्यापक विचार विमर्श के बगैर कानून पास कर देते हैं। किसानों का विरोध दर्शाता है कि कानून किस तरह की कठिन भाषा में लिखा जाता है, जिस आम जनता के लिए समझाना मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरत है कि कानून बनाने से पहले मसौदा जनता में परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाए और लोग उस पर अपनी राय दे सकें। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश दिया जाए कि विधेयक को संसद या विधानसभा में पेश करने से 60 दिन पहले सरकारी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करें। जब कोई केंद्रीय कानून बनाया जाए तो उसी हिंदी, अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए, ताकि आम जनता को उसे समझ सके और उस पर अपनी राय दे सके। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि 5 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार ने इस बारे में एक नीति बनाई थी, जिसमें तय किया गया था कि किसी भी कानून को लाने से पहले उसका मसौदा आम जनता से परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। यही राय वेंकटेश चलाया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग ने भी दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार ने अपनी यह नीति आज तक लागू नहीं की और कहा गया है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नहीं बल्कि बिचौलियों के खिलाफ है, लेकिन इन कानूनों से बनाने वाले मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया। इसी का फायदा उठाकर मसौदा करने नेताओं के लाभ के लिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो जिस प्रकार से बार बार भाजपा सरकार की ओर से भाजपा के नेता, भाजपा के वकील, भाजपा के कार्यकर्ता किसानों और मंडियों के बीच में बिचौलिया की बात करते हैं कि बिचौलियों की वजह से कृषि कानून लाया गया है, मैं उसी प्रकार से कहना चाहता हूं, जो नया इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, जो कृषि कानून बिल जो आया है, उसमें भी एक बिचौलिया ही बैठाया जाएगा। वो बिचौलिया जब तक आपकी अनाज का ग्रेडिंग तय नहीं कर देगा, जब तक कंपनी आपका अनाज का उस एमएसपी का रेट नहीं देगा जो सरकार का होगा, तो जब वो बिचौलिया वहां आपके अनाज का ग्रेड तय करेगा, ग्रेड देते वक्त जब तक आप उसको नीचे से घूस नहीं देंगे, तो वो अधिकारी आपका अनाज का ग्रेड अपने मन से तय करके दे देगा, जिससे आप किसान को नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। बिचौलिया मंडियों में नहीं है, बिचौलिया सरकार अब सीधे सीधे बैठा रही है। किसान और सरकार, प्राइवेट फार्मिंग और किसान के बीच में एक ऐसा बिचौलिया सरकार बैठाने को तैयार है, जो किसान की फसल का ग्रेड तय करेगा। ग्रेड तय होने के बाद ही कंपनी उस माल को उस रेट में खरीदेगी। और अभी तक किसान बिल में, किसी कानून में यह सरकार ने तय नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए में प्राइवेट कंपनियां किसान के रेट पर ही माल खरीदेंगी या वो अपना माल तय करेंगी। जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहा गया है कि किसान का माल कॉन्ट्रैक्ट फार्म 8 से या 10 रुपये लेगी में खरीदेगी, जबकि बार बार मोदी सरकार कह रही है कि एमएसपी रेट प्राइवेट कंपनियां सरकार के सरकारी रेट पर खरीदेंगी। इसी बात को लेकर आंदोलनों के बीच में जो विवाद उत्पन्न है, इस विवाद पर भारत सरकार पर्दा डाले हुए है और पर्दा नहीं हटा रही है। इसी पर्दा को तोड़ने के लिए आंदोलन जारी है और जब तक आंदोलन, किसानों ने भी मूड बना लिया है, आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक किसान बिल वापस नहीं हो जाता है। कृषि सुधार के लिए संसद में पिछले सत्र में पारित किसान कानून को हटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के लिए सोमवार का दिन काफी अहम होने वाला है। समझौता वार्ता का यह 7वां दौर होगा, जिसमें दोनों पक्ष सर्वसम्मत समाधान पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसान संगठनों को भड़काने वाले कुछ नेता और एनजीओ वार्ता की सफलता में बाधा बन सकते हैं। ऐसा लोग पिछली वार्ता में सरकार द्वारा 2 प्रमुख मांगें मान लिए जाने को कमतर बताकर बातचीत में रोड़ा डालने के फिराक में है। इसके बावजूद सरकार हर हाल में सोमवार को चर्चा का समाधान तक पहुंचने की कोशिश है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई कि प्रस्तावित बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है और कृषि कानूनों के खिलाफ कानूनों को अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगाया है। कृषि मंत्रालय में छुट्टी के बावजूद रविवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी किसानों संगठन वार्ता करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह उनके आवास पर चर्चा की। दिन भर थम कर हुई बारिश के चलते किसान संगठनों के बीच हुई औपचारिक बैठक नहीं हो सकी है। ये बार बार जो सरकार विपक्ष और किसान के बीच में लाके खड़ा कर देती है कि विपक्ष किसानों को भड़काए है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसान एक अन्न पालक है, किसान एक बीज उत्पादक है, किसान पेट पालने वाला एक अन्नदाता है। वो किस प्रकार से विपक्ष को भड़का सकता है, जबकि किसान स्वयं
एक किसान है, किसान से ही नेता निकलते हैं, किसान से ही प्रधानमंत्री निकलते हैं। लेकिन आज वही लोग किसान को कम आंक रहे हैं, किसान को मुट्ठी भर कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, अड़ियल बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। किसान बिल ये वापस नहीं होगा जब तक किसानों भी अपना रुख अख्तियार कर लिया है कि अब बिल वापस होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। और इस बीच अब तक 23 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। इस खुले हुए मौसम में, खुले हुई सर्दी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों व पुलिस के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। शाहजहांपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़े किसानों ने संगवाड़ी के निकट नाकाबंदी को तोड़ दिया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। 31 दिसंबर को भी आंदोलनकारियों ने शाहजहांपुर बॉर्डर के निकट पुलिस की नाकाबंदी को तोड़ दिया था और इस दौरान पुलिस की आंसू गैस के गोले व पानी की बौछार करने के अतिरिक्त हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। पुलिस ने किसानों की संगवाड़ी के निकट रोक लिया गया था। हाईवे की सर्विस लाइन पर धरना दिया जा रहा था, लेकिन रविवार को संगवाड़ी के पास बैठे किसान भी नाकाबंदी तोड़कर आगे बढ़ गए। देर रात तक पुलिस ने किसानों को साहिबी पुल के निकट रोका हुआ था। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को कंटेनर सड़क के बीचों बीच लगाने पड़े, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। साथ लगते ग्रामीण रूटों पर वे वाहन निकलने लगे तो वहां भी लंबा जाम लग गया। इसी बीच कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कहा वो भी जान लेते हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को कहा कि देश की आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसी अहंकारी सरकार सत्ता में आई है जिससे अन्नदाताओं की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कृषि नए कानूनों को बिना शर्त तत्काल वापस लेने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वक्तव्य में कहा कि लोकतंत्र में जन भावनाओं की उपेक्षा करने वाली सरकार और उनके नेता लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल साफ है कि मौजूदा केंद्र सरकार की कथाओं और भगाओं की नीति के सामने आंदोलनकारी किसान घुटने टेकने वाले नहीं है। सोनिया गांधी ने कहा कि अब भी समय है कि मोदी सरकार सत्ता के अहंकार को छोड़कर बिना शर्त तत्काल तीनों काले कानून वापस ले और ठंड एवं बारिश में दम तोड़ रहे किसानों का आंदोलन समाप्त कराए। यही राजधर्म और दिग्वंत किसानों की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को यह याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र का अर्थ ही जनता एवं किसान मजदूरों के हितों की रक्षा करना होता है। कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान संगठनों के अड़ियल रुख के चलते कोई हल नहीं निकल पाया। 7वें दौर की इस वार्ता में किसान नेता कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वे इससे कम अथवा और किसी दौर तरीके के मानने को राजी नहीं थे। हालांकि दोनों पक्ष फिर वार्ता के लिए राजी हो गए। 8 जनवरी को विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे के बाद 8वें दौर की वार्ता होगी। वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और किसान नेताओं के बीच किसी समाधान पर पहुंचने का उत्सुकता है ताकि आंदोलन खत्म हो सके। इसके लिए सब सकारात्मक हल चाहते हैं। हालांकि वार्ता शुरू होने से पहले की रोड़ा अटकाने वाली तत्वों का असर दिख रहा है। जहां सरकार कानून सम्मत प्रावधानों पर एक चर्चा करना चाह रही है, वहीं किसान संगठनों ने सिर्फ इससे मना कर दिया है। संगठनों ने इससे साफ मना कर दिया है। वादा पैदा करने वाले किसानों ने बातचीत समाप्त होने के पहले ही विज्ञान भवन से बाहर लिखित बयान जारी कर अपनी मंशा जाहिर कर दी। 30 सितंबर को हुई वार्ता से सकारात्मक संकेत मिले थे। इस दौरान किसान संगठनों को दी प्रमुख मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन वार्ता में रोड़े अटकाने वालों ने सोमवार की वार्ता से पहले किसान संगठनों को भड़काया और आंदोलन को तेज करने की रणनीति की घोषणा कर डाली। इसके बाद ही वार्ता के पटरी से उतरने की आशंका बढ़ गई। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने कानून बनाते समय देश के किसानों के समय हितों में ध्यान रखा। चर्चा के विभिन्न कानून पहलुओं करोड़ों किसानों के हितों को ध्यान रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए पूरे देश को ध्यान में रखकर कोई निर्णय किया जाएगा। तोमर ने कहा कि किसानों के हितों को लेकर ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार कानूनों में संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी। कानूनों के ऐतराज वाले प्रावधानों पर बिंदुवार चर्चा करके यथासंभव संशोधन करने के लिए राजी हैं। किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता फिर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। मुश्किल 2 घंटे की बातचीत के दौरान माहौल सामान्य नहीं था, जिससे वार्ता स्थगित हो गई, लेकिन अगली तारीख के लिए 15 जनवरी की तारीख पर सहमति बन गई है। किसान संगठनों के नेता ने तो सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं और ही ना कोई विकल्प पेश कर सके। सरकार की ओर से इन सभी मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति के गठन की बात की गई है, जिसे किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। कृषि कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानून गारंटी वाले कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं।
किसान नेताओं ने वार्ता के दौरान एक बार फिर पोस्टर दिखाकर अड़ियल रुख जाहिर किया। उन्होंने लड़ेंगे, जीतेंगे या मरेंगे, यही लड़ेंगे और यहीं मरेंगे जैसे नारे लिखकर पोस्टर दिखाए। बैठक समाप्त होने के बाद बाहर आए किसान नेताओं ने वार्ता विफल होने की तोहमत सरकार पर लगाई। दूसरी ओर सरकार ने साफ किया कि उनकी ओर से स्पष्ट संदेश दिया, कानूनों के प्रावधानों पर एक एक कर चर्चा होनी चाहिए। जिन प्रावधानों पर आपत्ति होगी उन पर विशेष तौर से विचार विमर्श किया जा सकता है, लेकिन किसान संगठन उस पर तैयार नहीं हुए। सरकार के प्रस्तावों को लेकर खारिज कर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से कहा कि बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें आती हैं, उन सब को सार्वजनिक करना ठीक नहीं होता, लेकिन चर्चा के दौरान कुछ ऐसे विषय ध्यान में आए हैं जिन पर दोनों पक्ष अगली बैठक में अपनी तैयारी करके आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मसले को निपटारे से संबंधित सवाल के जवाब में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि हम लोग लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। संसद में पारित कानून के विश्लेषक का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है, के प्रति हर एक की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को वहां तारीख लगी है जिस पर सुनवाई होनी है। तोमर ने अगली बैठक के बारे में स्पष्ट की है, किसान नेता उस दिन विकल्प लेकर आएंगे तो समाधान हो जाएगा। किसान नेता हनान मुल्ला ने कहा कि हम कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं, हमें कोर्ट नहीं जाएंगे, कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को तय कार्यक्रम के मुताबिक हमारी परेड होगी। 1.5 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के पीछे सियासी सच सामने आने लगा। यही कारण है कि आंदोलन के बहलाने विपक्ष अपनी राजनीति को धार देने में भले ही जुटा हो, लेकिन सरकार आश्वस्त है। पिछले दिनों जहां एक तरफ किसानों के बीच में कुछ संगठनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि सामने आई है, वहीं शुरुआती दिनों में छिपकर सक्रिय रही राजनीतिक दलों की भूमिका भी सार्वजनिक होने लगी है। कांग्रेस, वाम समेत कुछ दल इस आंदोलन के जरिए अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं और देशव्यापी स्वरूप देने की योजना बना रही है। ऐसे में सरकार अपने कदम पीछे खींचने के बजाय किसानों को समझाने और राजनीतिक दलों पर प्रहार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यतः पंजाब और हरियाणा तक सीमित किसान आंदोलन को लेकर सरकार पूरी संवेदनशीलता से आगे बढ़ रही है। हर बार उस मुद्दे को सुलझाने का वादा किया जा रहा है जिससे किसान आशंकित हो सकते हैं, लेकिन किसानों की ओर से सीधे तौर पर तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की जिद जारी है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। आंदोलन के किसानों भाजपा को वोट न देने की शपथ दिलाने, 2024 तक आंदोलन जारी रखने की भी तरह हरियाणा में भाजपा सरकार गिराने जैसी बातें होने लगी हैं, जिससे कृषि कानूनों का विरोध में आंदोलनरत किसानों के उग्र प्रदर्शन के कारण हरियाणा के करनाल स्थित कैमला गांव में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों के साथ संवाद नहीं कर सके। उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कार्यक्रम के लिए बने मंच को तोड़ दिया और हेलीपैड को तहस-नहस कर दिया। बता दें कि आंदोलनरत किसान संगठनों ने पहले से ही कार्यक्रम के विरोध की घोषणा कर रखी थी, इसलिए आंदोलनकारी बड़ी संख्या में कैमाल गांव में पहुंचे थे। आंसू गैस और पानी की बौछारों से पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन उग्र भीड़ कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गई। और वहीं प्रशासन ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द होने का कारण मौसम की खराबी से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर न उतर पाना बताया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रही भीड़ खेतों के रास्ते दोपहर करीब 1:45 बजे मंच तक पहुंचने में सफल हो गई। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। यह देखते हुए पहले से अलर्ट पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने आंसू गैस के गोले छोड़ने से लेकर हल्का बल प्रयोग भी किया, लेकिन किसान शांति नहीं हुए। दूसरी तरफ कैमला के कुछ युवाओं ने भी प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने का प्रयास किया, मगर प्रदर्शनकारी किसानों ने पहले हेलीपैड को खोद डाला और फिर मंच पर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान बैरिकेडिंग से लेकर कुर्सियां, मेज, टेंट समेत सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया। यह देख प्रमुख भाजपा नेता पास स्थित मंदिर में चले गए। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझा बुझाकर मुश्किल से शांत करवाया और कार्यक्रम स्थल से दूर किया। और इसके पहले सुबह से ही कैमला स्थित लंगड़ा बाबा की समाधि स्थल के करीब बने मंच के पास स्थानीय ग्रामीण जुटने लगे और वे कार्यक्रम के पक्ष में थे। कुछ देर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कार्यक्रम संयोजक विधायक हरविंदर कल्याण, पानीपत ग्रामीण विधायक मणिपाल सहित सभी नेता वहां पहुंचे। सीएम मनोहर लाल खट्टर को हेलीकॉप्टर से निर्धारित समय पर मंच से कुछ दूर ही बने हेलीपैड पर उतरना था। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच बातचीत से कोई हल नहीं निकल पाया। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी है। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। केंद्र और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की बातचीत हो चुकी है। 8वें दौर की बातचीत 7 जनवरी को हुई थी। किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार कानूनों में संशोधन की बात कह रही है। कानून खत्म किए बिना किसान संगठन धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधान न्यायाधीश SS बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
यह सुनवाई इसलिए और अहम हो जानी है क्योंकि सरकार और किसान संगठनों के बीच 15 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जमीनी स्तर पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि केंद्र ने अदालत को बताया था कि मामले की सुलझाने के लिए किसानों के साथ उनकी सकारात्मक बातचीत चल रही है। सरकार ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच जल्द ही सभी मसलों पर अहम सहमति बन जाएगी। उम्मीद है इसके बाद ही शीर्ष अदालत ने मसले में सुनवाई को 11 जनवरी तक स्थगित कर दी थी। किसानों के साथ 8वें दौर की बातचीत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की सरकार के इनकार के बाद कृषि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला तेज कर दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर पूंजीपतियों के हित की पैरोकारी करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और वहीं पार्टी ने इस कानून के खिलाफ अपने दूसरे चरण का अभियान शुरू भी कर दिया है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राहुल ने रविवार को ट्वीट किया और अब भी वक्त है कि पीएम मोदी अन्नदाता का साथ दें और पूंजीपतियों का साथ छोड़ दें। भाजपा सरकार को शुरू से ही पूंजीपतियों को हितैषी बताने की कसरत में राहुल ने भूमि अधिग्रहण कानून 2015 में लोकसभा में दिए अपने भाषण को भी टैग किया। इस कृषि कानून आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर कानूनी कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है, लेकिन इससे भी किसान संतुष्ट नहीं है और वो अपना आंदोलन जारी रखे हुए है और 26 जनवरी को अपनी परेड करने को तैयार है। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों ने बुधवार को साफ तौर पर कहा कि सरकार 15 जनवरी की बैठक में कृषि कानून निरस्त करने की अंतिम निर्णय ले ताकि वे अपनी घरों को लौटें। यदि इस बार भी टाल मटोल हुआ तो आंदोलन तेज करेंगे। किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर ही लोहड़ी का त्यौहार मनाया और इस दौरान उन्होंने अपने तीनों नए कृषि कानूनों की प्रतियां भी जलाई और मूंगफली व रेवड़ियां बांटी। 48 दिन से दिल्ली की सीमा पर डटे किसान कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने बैठक की जिसमें आंदोलन की रूपरेखा और अब तक के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में तय हुआ कि 15 जनवरी को आहूत बैठक में किसान जाएंगे और सरकार के तीनों कानून रद्द करने पर सीधी वार्ता करेंगे। इसके बाद एमएसपी गारंटी की चर्चा की जाएगी। संयुक्त मोर्चा ने तय किया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड कहां से कहां तक की जाएगी, इस स्वरूप में होगी। राजपथ पर किसान जाएंगे या दिल्ली के चारों ओर परिक्रमा करेंगे, संसद भवन जाना है या नहीं, ट्रैक्टर परेड के रूट आदि को लेकर 17 जनवरी को बैठक की जाएगी। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस व 23 को युवा किसान दिवस का आयोजन किया जाएगा। सिंधु बॉर्डर समेत तमाम धरना स्थलों पर रेवड़ी व मूंगफली बांटी गई। भाजपा के नेताओं का भी हुल्लड़ देख लीजिए। जिस प्रकार से आज पूरे देश में किसान केंद्र सरकार मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के नेताओं ने जो ढोंग रचा है वास्तव में एक मजाक है। जो भाजपा केंद्र सरकार के किसान बिल को समर्थन कर रही है वही किसान कांग्रेस के मुख्यमंत्री के नियम को मजाक बना रही है, उसके अपना आंदोलन दिखा रही है। किस प्रकार से भाजपा के नेता दो रूप अपनाए हुए, एक रूप समर्थन किसान कर रहे हैं और दूसरा रूप राज्य सरकार के लिए रोड़ा पैदा कर रहे हैं। किस प्रकार से देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता जाने के बाद 2 साल बाद भाजपा ने कांग्रेस को भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन करके धान की खरीदारी और बारदाने की कमी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। किसानों के समर्थन में भाजपा नेता ने कहीं ट्रैक्टर तो कहीं बैलगाड़ी से पहुंचे। युवा मोर्चा के नेताओं ने किसानों के पक्ष में बाइक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जसपुर में आयोजित धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा, किसान विरोधी कांग्रेस सरकार का चेहरा लगातार उजागर होता जा रहा है। आंदोलनकारी किसान संगठनों का अड़ियल रवैया 9वें दौर की वार्ता भी जारी रहेगा। आंदोलनकारी किसान संगठनों का अड़ियल रवैया 9वें दौर की वार्ता में भी जारी रहेगा, जिससे बातचीत फिर बेनतीजा रही। इसके बावजूद 19 जनवरी को अगली वार्ता के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनी है। 5 घंटे तक चली लंबी वार्ता निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंच सकी। मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से छोटे समूह बनाकर हल तलाशने के प्रस्ताव को भी किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। वार्ता में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी चर्चा हुई, जिस पर किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि कोर्ट कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित कमेटी बुलाई जाएगी तो हम जाएंगे। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य सोम प्रकाश बैठक में शामिल हुए। वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश बैठक में शामिल हुए, जबकि आंदोलनकारी 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने वार्ता में हिस्सा लिया। वार्ता के लिए आने से पहले और बातचीत के दौरान किसान संगठनों की ओर से वही पुराना राग अलापा गया। उन्होंने तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी की मांग को जारी रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि इस कानून
पर चर्चा के लिए अलग छोटा समूह बनाकर समस्या और शंका का समाधान ढूंढा जा सकता है। सरकार का यह प्रस्ताव भी किसानों नेताओं को नहीं भाया और उन्होंने इसे खारिज कर दिया। दो नए कृषि कानूनों के साथ तीसरा कानून संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम का है, जिस पर केंद्रीय उपभोक्ता व खाद्य मंत्री गोयल ने विस्तार से अपनी बात रखी। गोयल ने किसान नेताओं से इससे संशोधन के किसी भी ऐतराज वाले बिंदु पर बारे में जानकारी मांगी। इस पर भी किसान नेता चुप्पी साध गए और कहा कि पुराना कानून ही ठीक था, लेकिन इसमें खराबी क्या है ये उन्होंने नहीं बताया। बैठक समाप्त होने के बाद तोमर ने बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन चर्चा निर्णायक नहीं रही। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे एक बार फिर दोनों पक्ष बैठेंगे, जिसमें समाधान तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को आंदोलनकारी किसानों की चिंता है। पहले ही वार्ताओं में किसान संगठनों के मत के आधार पर कुछ शंकाओं का समाधान पहचाना गया था, जिसके आधार पर सरकार की ओर से प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है, जिसकी किसी को शंका नहीं होना चाहिए। सरकार इसके लिए फैसले पर अवगत करती है। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस भी कूद गई। राहुल गांधी के बयान को लेकर तोमर ने कहा कि उनके बयान पर पूरी कांग्रेस हंसती और उपहास उड़ाती है। सोनिया गांधी को सामने आकर बताना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इन कानूनों को लेकर की बात को शामिल करके कांग्रेस ने तब गलती की थी या अब कर रही है। कोर्ट का सभी को सम्मान करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन भाकायू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर परेड में शामिल होने के लिए ट्राली, ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर सैकड़ों किसान गांवों से निकल गए हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट रैली पर रोक लगाती है तो आदेश का पालन किया जाएगा। किसान सर्वोच्च अदालत के निर्णय के साथ है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार के साथ चल रही वार्ता बिना तारीख का मुकदमा है जो चलता रहेगा। उम्मीद है कि इसका हल जरूर निकलेगा। केंद्र सरकार की ओर से 1.5 साल के लिए नए कृषि कानूनों के अमल पर स्थगन के प्रस्ताव के गतिरोध खत्म होने की जो आशा थी, उसे भी किसान संगठनों ने खत्म कर दिया। गुरुवार को लंबे मंथन के बाद संगठनों की ओर से प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। वे कानून की वापसी के साथ एमएसपी की गारंटी की अपनी पुरानी मांग पर अड़े हैं। दरअसल कहीं न कहीं उनके अंदर वह भावना बलवती हो गई है कि कुछ दिन और डटे रहे तो सरकार झुकेगी। ऐसे में अब फिर से निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने भी सुनवाई शुरू कर दी है। हालांकि किसान संगठन वहां नहीं जा रहे हैं। बुधवार को 10वें दौर की बैठक में सरकार की ओर से तीनों नए कृषि कानूनों के अमल को 1.5 साल के लिए स्थगित करके एक संयुक्त समिति के गठन की पेशकश की गई थी। संयुक्त समिति में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। सरकार के इस प्रस्ताव पर बुधवार को फौरी तौर पर किसान नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, लेकिन गुरुवार को वे इससे मुकर गए। किसान संगठनों के इस रुख से सरकार के एक कदम आगे बढ़कर समस्या के समाधान की कोशिश को झटका लगा है। इससे गतिरोध बने रहने की आशंका बढ़ गई है। कृषि मंत्रालय ने सरकार के प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए तैयारियां चल रही थीं, ताकि शुक्रवार को होने वाली बैठक में अमली जामा पहनाया जा सके। हालांकि सरकार की ओर से किसान नेताओं के इस फैसले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान में किसान आंदोलन को पूर्व निर्धारित समय सारणी के हिसाब से ही जारी रखने की बात कही गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर वे ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ने इस बारे में अभी तक अनुमानित नहीं है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के किसान नेताओं के उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया गया। कृषि सुधार को लेकर सरकार ने 2 नए कानून और एक नए कानून में संशोधन संसद में पारित किया है। नए कानून में मंडी कानून को सरल बनाते हुए मंडी परिसर से बाहर भी उपज की खरीद फरोख्त करने को छूट दे दी गई है। इस तरह कृषि उपज के कारोबार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। दूसरे कानून में किसानों को कॉन्ट्रैक्ट खेती की छूट दी गई है, जिसमें किसानों को खेती से पहले ही उससे उपज के मूल्य की गारंटी मिल जाएगी। इस तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम में सरप्लस उत्पादन वाली फसलों पर लगने वाले स्टॉक सीमा की खत्म कर दिया गया है। इससे किसानों की उपज की खरीद करने वाले अधिक हो जाएगी, जिससे निर्यातकों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बड़ी उपभोक्ताओं कंपनियों को पर्याप्त खरीद मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों को नए कानून नहीं भाए और उन्होंने दिल्ली में सीमा पर मोर्चा लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलन चल रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि कानून के किन प्रावधानों में खामियां हैं उसे बताएं तो सरकार संशोधन करने पर विचार करेगी। लेकिन किसान संगठनों ने शुरू से ही अड़ियल रुख अपनाया हुआ है और वे कानून की वापसी के साथ एमएसपी की गारंटी से कम को तैयार नहीं है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर बाहरी रिंग रोड पर प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर बुधवार को पुलिस व किसान मोर्चा के नेताओं के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। पुलिस ने किसानों की दिल्ली के बाहर के एमपी कुंडली, मानसरोवर, पलवल और
केजी कुंडली गाजियाबाद पलवल राजमार्ग पर ट्रैक्टर परेड निकलवाने का सुझाव दिया, जिससे किसानों ने फिर खारिज कर दिया। इससे पहले मंगलवार को भी बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस ने किसानों को प्रस्ताव मानने पर इनकार कर दिया था। अब गुरुवार को दोबारा बैठक होगी। किसानों ने कहा कि वह जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए परेड निकाल रहे हैं। वे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिया कि कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की परेशानी किसान नहीं देंगे। किसान संगठनों के साथ जारी गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार ने अभूतपूर्व फैसला लेते हुए अपने तीनों नए कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव किया है। इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है और पैर खींचना भी। पूरा चित्र तो खैर मैदान में दिखेगा। किसानों की ओर से प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद बहुत कुछ फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गया। फिलहाल माना जा रहा है कि सरकार अपने प्रस्ताव पर डटी रहेगी। ऐसे में संभव है कि तीनों कानून लंबे समय के लिए ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और सरकार की घेराबंदी के बीच राजनीति और इतिहास ने खुद को दोहराया है। पहले कार्यकाल में भी मोदी सरकार को लगभग 1.5 साल के अंदर भूमि अधिग्रहण विधेयक पर पैर खींचने पड़े थे।